अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आप लोगों ने खूब इंतज़ार किया होगा कि पीएमसी कब पोर्टल को ओपन करे और आप लोग अपनी डेट को सिलेक्ट कर सकें, लेकिन अभी तक पीएमसी ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया कि उसने कब पोर्टल को ओपन करना है। क्योंकि प्रीवियसली जब ये न्यूज़ आई थी तो उसमें मेंशन था कि 20 जुलाई को पोर्टल ओपन होगा और आप अपनी जो डेट है वो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के ऊपर सिलेक्ट कर सकेंगे। तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ। पोर्टल ओपन होगा तो इंशाल्लाह अगर मुझे पहले पता चलता है तो मैं आप लोगों को जो ग्रुप है उस पर इन्फॉर्म कर दूंगा। प्रीवियसली हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने वर्क और एनर्जी को स्टार्ट किया था। अच्छा, डेट सिलेक्शन के हवाले से मैं बता दूं, फिर ये हम इस चीज़ को क्लोज करेंगे। इस बात को मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि डेट ऑब्वियसली हर बंदा प्रेफर यही करेगा कि लास्ट डेट को ले, और वही डेट्स लेनी चाहिए। उनका फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपको ज़्यादा टाइम मिलता है प्रिपेयर करने के लिए, और दूसरी चीज़ आपके पास ये होती है कि आपको आइडिया हो जाता है कि किस तरह के टेस्ट आ रहे हैं। तो प्रेफरेबल जो डेट्स होती हैं वो लास्ट डेट्स ही होती हैं। पोर्टल का पता चल जाएगा, मतलब वो होपफुली पीएमसी भी उसको ओपन करेगा तो नोटिफिकेशन दे देगा। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था कि उनका सर्वर डाउन था, और होता भी है, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स एट अ टाइम जब किसी साइट पे जाते हैं तो सर्वर को इशू आते हैं। ईमेल का आइडिया नहीं है कि ईमेल आएगी या नहीं आएगी, ये आप कुछ नहीं कह सकते। तो जो भी होगा आपको पता चल जाएगा, और हर एक को एक जैसा ही पता चलेगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि शायद किसी को पता चले और किसी को पता ना चले। अच्छा, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि नेगेटिव 1000 जाउल एंड पॉजिटिव 1000 जाउल। देखिए, पॉजिटिव 1000 जाउल और नेगेटिव 1000 जाउल इक्वल इस वजह से होते हैं क्योंकि वर्क स्केलर है। अब वर्क स्केलर है तो 1000 जाउल पॉजिटिव इस वजह से हुआ क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल थे, और नेगेटिव 1000 जाउल इस वजह से हुआ क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल थे। अदरवाइज दोनों केसेस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो वर्क डन की वैल्यू दोनों केसेस में आएगी वो क्या आएगी, वो सेम आएगी। अभी बच्चे जो यूनिट 1 है उससे रिलेटेड मैंने कहा था कि क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, तो जब होगा तब आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का, क्योंकि हमने इसको कल वह लेक्चर में कंप्लीट करना है ताकि परसों आप लोगों का यूनिट 2 का टेस्ट हो सके। अब प्रीवियसली हमने वर्क की बात की थी और फिर डिफरेंट केसेस में देखा था कि हमारे पास वर्क कहाँ पर जीरो होता है, कहाँ पर वो नॉन जीरो होता है। और बेसिक चीज आपने वर्क के बारे में ये सीखी थी कि वर्क तब होगा जब बॉडी डिस्प्लेस करती है फोर्स की डायरेक्शन में, या बॉडी डिस्प्लेस करती है फोर्स के किसी कंपोनेंट की डायरेक्शन में, और अगर ऐसा ना हो तो फिर वर्क डन नहीं होता। वर्क में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल हमने कैलकुलेट नहीं करना होता, एंगल गिवन होता है। आप दोबारा चेक करें, ये कल इशू था एमसीक्यूज का, कुछ स्टूडेंट्स को शो नहीं हो रहे थे। अगर कहीं पर शो नहीं हो रहे तो पर्टिकुलरली जो एलएमएस वाला नंबर है उस पर आप मैसेज करें। अभी फोकस करें जो चीज पढ़ने लगे। तो हमने वर्क के यूनिट्स को डिस्कस किया, डिफरेंट टाइप्स के उनकी कन्वर्जन को डिस्कस किया, फिर हम आगे कि डिफरेंट एंगल के ऊपर हमारे पास वर्क की वैल्यू क्या होती है। तो थीटा हमने चेंज करते गए और कॉस थीटा की वैल्यू देखी, और वहां पर हमने वर्क के रिजल्ट को डिस्कस किया। फिर मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि वर्क पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा। वर्क पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड करेगा कॉस थीटा के ऊपर। अगर हमारे पास क्वाड्रेंट फर्स्ट और फोर्थ है तो कॉस पॉजिटिव होता है, वर्क डन पॉजिटिव होगा। और अगर क्वाड्रेंट हमारे पास सेकंड और थर्ड है, कॉस नेगेटिव होगा, तो वर्क डन की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की, तो मैंने कहा था कि डिफरेंट तरह से हम वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ अगर हो तो उसका एरिया वर्क डन है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल थीटा हो तो फिर ग्राफ एफ कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान होगा। अगर हम गैसेस में बात करें तो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ का एरिया वर्क डन होता है। फिर मैंने कुछ एग्जांपल दी कि आपके पास अगर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो तो वर्क डन होगा या नहीं होगा। ऑब्वियसली अगर बॉडी डिस्प्लेस नहीं कर रही तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो, तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, वो जीरो होगी। तो एरिया हमारे पास फाइंड करना हो तो ट्राइंगल का एरिया किस केस में आता है, एक स्प्रिंग सिस्टम के केस में आता है, और उसके अलावा चार्ज और पोटेंशियल का ग्राफ कैपेसिटर का, उस केस में जो शेप बनती है जहां से आपका एरिया वर्क के इक्वल होगा वो ट्राइंगुलर होती है। और रीजन,
आपको पता है कि हमारे पास स्प्रिंग के केस में फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन डायरेक्ट होता है, और इसी तरह से कैपेसिटर के केस में चार्ज का और पोटेंशियल का रिलेशन डायरेक्ट होता है। फिर जीरो वर्क की एग्जांपल मैंने आपको दी कि जीरो वर्क के केस में हमारे पास क्लोज लूप हो तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के ग्राफ में ये रिप्रेजेंट ये करेगा कि आपके पास नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो वर्क डन की वैल्यू जीरो के इक्वल आएगी। और अगर ये ग्राफ थर्मोडायनेमिक्स में होता तो प्रेशर और वॉल्यूम जो ग्राफ आपके पास होगा उस केस में क्लोज लूप का वर्क डन जीरो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में वर्क पाथ फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन नहीं होता। जो चीज स्टेट फंक्शन होती है ना वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। तो वर्क थर्मोडायनेमिक्स में स्टेट फंक्शन नहीं है, पाथ फंक्शन है। और लास्ट में मैंने फिर आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि किस तरह से डॉट प्रोडक्ट से हम वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, और उसके बाद फिर हम आगे टॉपिक्स पे चलेंगे। क्वेश्चन मेरा आप लोगों से यह है कि बॉडी ऑफ मैस 5 किलोग्राम, एक बॉडी है जिसके मैस की वैल्यू हमें गिवन है 5 किलोग्राम, इनिशियली एट रेस्ट। इज मूव्ड बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। उस पर फोर्स अप्लाई हुई 2 न्यूटन, और उस फोर्स की वजह से वो बॉडी मूव करना स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट हमारे पास यहां पर वो ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क डन। क्या आपने फाइंड करनी है वर्क डन की वैल्यू बाय द फोर्स इन 10 सेकेंड, कि 10 सेकेंड में कितना वर्क डन होगा। क्या आंसर होगा आपका? अब सॉल्व करें, मैं 2 मिनट में वापस आता हूं।
जी, कुछ बच्चों ने सॉल्व किया सही, कुछ बच्चों ने इसको गलत सॉल्व किया। अब देखते हैं कि कहां पर गलती आप लोग कर रहे हैं। अब देखें बॉडी का मैस है 5 किलोग्राम। अब देखें जो डाटा गिवन है पहले उसको आप लिखें। जो मैस है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 5 किलोग्राम। इसके अलावा आपको क्या गिवन है, बॉडी इनिशियली रेस्ट पे थी, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है और फोर्स कितनी अप्लाई हुई 2 न्यूटन, जिससे वो बॉडी मूव करना स्टार्ट हो गई। फाइंड करना है कि 10 सेकंड में टोटल वर्क डन कितना होगा। देखिए वर्क को अगर कैलकुलेट करना है तो वर्क का फार्मूला बेसिक वही है कि फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पर आपको फोर्स गिवन है 2 न्यूटन, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नहीं गिवन, तो जब तक डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नहीं आएगी वर्क कैलकुलेट नहीं होगा। अब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम डाटा को देखें तो वेलोसिटी इनिशियल 0, टाइम गिवन है हमारे पास, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं। अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं तो दैट मींस कि हमारे पास यहां पर एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है। तो अब हम एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम फोर्स को मैस से डिवाइड कर देंगे। तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास है 2 और जो मैस की वैल्यू हमारे पास है दैट इज 5। तो 2/5 का मतलब है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ए आपने फाइंड कर लिया। अब यूज करें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, तो d इज इक्वल टू वी आई टी या एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां वी आई की वैल्यू 0, हाफ ए कितना है 0.4, तो चाहे तो 0.4 लिख लें चाहे आप 2/5, वो डिपेंड करता है कि सोल्यूशन किससे आसान होगा। और टाइम कितना है यहां पर 10 और 10 का स्क्वायर, तो यहां मैं पुट कर देता हूं 0.4। 0.4 डिवाइड जब 2 से होगा तो ये 0.2 आएगा। 10 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा 100, तो 100 इंटू 0.2 आपके पास डिस्टेंस कितना आ गया 20 मीटर। यहां 2 मल्टीप्लाई होगा अब 20 से और आपका आंसर क्या आएगा 40 जूल्स। तो मींस लाजमी नहीं होता कि हमेशा हमारे पास जो वर्क का क्वेश्चन है वो डायरेक्ट ही पूछा जाए कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट आ जाए। कई दफा ऐसा भी होता है कि आपको डिस्प्लेसमेंट किसी इक्वेशन से फाइंड करनी पड़ती है और तब आपके पास रिजल्ट आता है। रेहान समी एस इज इक्वल टू वी टी बिल्कुल होता है, लेकिन एस इज इक्वल टू वी टी यूज कब होता है, जब आपके पास वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, और यहां वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। तो क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ें उसके बाद अप्लाई करें। एक और चीज आपको यहां पर एक शॉर्टकट की फॉर्म में बता दूं कि आपकी बुक में आप देखो तो पंजाब की बुक के अंदर स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो पंजाब की बुक में यह क्वेश्चन है कि जहां पर आपके पास ब्रिक्स या फिर आपके पास बुक्स, इनको स्टैक करना होता है एक दूसरे के ऊपर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन ब्रिक्स को या इन बुक्स को एक दूसरे के ऊपर स्टैक करने के लिए, यूं रखने के लिए टोटल वर्क डन कितना होगा। अब इसका मैनुअल मेथड भी है कि हमारे पास अगर इनको उठा कर रखा जाए तो ओवरऑल वर्क डन क्या फाइंड होगा। पहली ब्रिक वहीं पर रहेगी, उसकी हाइट 0, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी ब्रिक ऐड होती जाएगी और आपके पास हाइट इंक्रीज करती जाएगी कि पहले केस में हाइट 0, दूसरे केस में हाइट h, तीसरे केस में हाइट 2h, 3h, 4h। लेकिन ये लेंथी मेथड है। तो आइंदा कभी भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपने फाइंड करना है वर्क डन टू स्टैक्स n नंबर ऑफ ब्रिक्स, वर्क डन टू स्टैक n नंबर ऑफ ब्रिक्स, n कुछ भी हो सकता है 2, 5, 10 जो भी हो, मतलब कम तक तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, लेकिन ज्यादा हो तो फिर कैसे फाइंड करना है। इसका आंसर होगा n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू mgh। n क्या है नंबर ऑफ ब्रिक्स, n माइनस 1 मल्टीप्लाई हुआ डिवाइड बाय 2, m क्या है जो एक ब्रिक का मैस होगा, और h क्या है जो एक ब्रिक की हाइट होगी। तो आप यहां पर इस फार्मूला को यूज करके स्टैकिंग वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल स्पेक्ट्रल लाइन वाला शॉर्टकट यहां पर यूज हो रहा है। उस शॉर्टकट से भी हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं, नंबर ऑफ ट्रांजिशंस आती हैं, और यहां पर हमने क्या किया, हमने ब्रिक्स वाले केस में भी उसी तरह के फार्मूला को यूज किया। नेक्स्ट चलते हैं अपने आज के फर्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो हमारे पास क्या है, दैट इज टाइप्स ऑफ वर्क। एक बच्चे ने कहा था कि ब्लैक कलर की स्क्रीन यूज करें। देखें बच्चे, ब्लैक कलर की जो स्क्रीन है उसमें मसला आता है पीडीएफ में। तो पीडीएफ बेसिकली आपको रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए हमने व्हाइट में शिफ्ट किया ताकि आपको इजीली जब यूनिट कंप्लीट हो तो उसका पीडीएफ शेयर
किया जा सके। बच्चे एग्जाम्पल आप पूछ रहे हो, एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं कि फर्ज करो आपके पास जो नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं वो कितनी है, वो 10 है। हर एक ब्रिक का जो मैस है वो आपको एग्जामिनर कह देता है कि वो 2.5 किलोग्राम है। हर ब्रिक की जो हाइट आपके पास है दैट इज 15 सेंटीमीटर। तो फाइंड करें इतनी ब्रिक्स को स्टैक करने के लिए आपको कितना वर्क रिक्वायर्ड है। इतनी ब्रिक्स को स्टैक करने के लिए कितना वर्क रिक्वायर्ड है। तो शॉर्टकट को यूज करें। शॉर्टकट आपके पास है n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाय 2 इंटू mgh। अब n कितना है 10 इंटू 10 माइनस वन डिवाइड बाय 2। मैस कितना आपको लिया गया 2.5, g कितना लोगे 10 और हाइट कितनी है 15, लेकिन 15 सेंटीमीटर। तो ये डिवाइड किससे होगा 15, ये 100 से डिवाइड होगा। अब जो चीज कैंसिल आउट होती है उसको कैंसिल करके और सॉल्व करें। यहां पर ये 2 जीरो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, बाकी रिजल्ट को देखें क्या बचा, बाकी 10 माइनस वन ये 9, तो 9/2 आपके पास आ गया। अब 9/2 ये और आपके पास 2.5 ने मल्टीप्लाई किससे होना है 15 से। तो 9/2 क्या आएगा 4.5। तो 4.5 मल्टीप्लाई करें 2.5 से और ये मल्टीप्लाई करें 15 से, आपकी वर्क डन की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट हो जाएगी। अब कई बच्चों को ये मसला होता है कि डेसिमल वाली वैल्यूज को कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चे डेसिमल वैल्यूज को डेसिमल के बगैर मल्टीप्लाई करो, यानी बजाय 4.5 2.5 से 45 को 25 से मल्टीप्लाई करो। तो 5 इंटू 5 25, 4 इंटू 5 20, 20 प्लस 2 22, 2 इंटू 5 10 एंड 4 इंटू 2 8। तो ये आपके पास क्या आ गया 9। तो 5 2 9 प्लस 2 11। जब आपने यहां पर कर लिया तो डेसिमल को मूव करवाएं। डेसिमल की पोजीशन क्या थी, डेसिमल की पोजीशन लेफ्ट से यहां 1 प्लेस थी और यहां 1 प्लेस थी। तो टोटल डेसिमल की प्लेसेस कितनी है 2, तो ये 11.25 आ जाएगा। तो आपके पास इन दो को मल्टीप्लाई करने से 11.25 आ गया और उस 11.25 को आपने मल्टीप्लाई किसे करना है 15 से। तो इसी मेथड से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो फाइंड हो जाएगा। तो ये मेथड आपके पास है। रेहान समी, मैंने पहले भी बताया था लास्ट यूनिट में भी, S इज इक्वल टू VT वाला फार्मूला तब यूज होता है जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है। S इज इक्वल टू VT फार्मूला तब यूज होगा जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म। और जो हमने भी ऊपर क्वेश्चन पढ़ा वहां वेलोसिटी पहले 0 थी और फिर इंक्रीज हुई। तो वेलोसिटी 0 से जब इंक्रीज होगी तो कैसे हम S इज इक्वल टू VT को यूज कर सकते हैं। तो आपको हर फार्मूला की बेस पता होनी चाहिए कि कब किस फार्मूला ने यूज होना है। तो S इज इक्वल टू VT यहां पर यूज नहीं हो सकता। टॉपिक हमारा आज का फर्स्ट और वो है टाइप्स ऑफ वर्क का। वर्क की टाइप्स को अगर डिस्कस किया जाए कि वर्क की कितनी टाइप्स हैं, तो याद रखिएगा कि वर्क को दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। एक वर्क को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, कि हम डायरेक्शन की बेस पर मींस एंगल की बेस पे वर्क को क्लासिफाई करते हैं। और दूसरी जो वर्क की क्लासिफिकेशन होती है वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। यहां पर किस बेस पे क्लासिफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, या फिर इसको क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कि फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या कांस्टेंट है या वेरिएबल है। अब बाकी क्वेश्चन बाद में बच्चे, अब सुने टॉपिक। एक दिन के बाद भूल जाते हैं कि आपने कब पूछना है क्वेश्चन और कब नहीं पूछना। अब ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स की जब बात करता हूं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इसकी बेस पे वर्क की क्या टाइप्स हैं, तो याद रखिएगा इसकी बेस पे हमारे पास वर्क की 3 टाइप्स होती हैं। और वो कौन कौन सी हैं, वन बाय वन उनकी बात करते हैं। वो हमारे पास है पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। कौन कौन सी टाइप है, पॉजिटिव वर्क, नाम से पता चलता है कि जब कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव। दूसरी टाइप हमारे पास कौन सी होती है, नेगेटिव वर्क, जब कॉस की वैल्यू नेगेटिव, वर्क की वैल्यू नेगेटिव। और तीसरी टाइप हमारे पास जो है दैट इज जीरो वर्क,
पहले इनकी बात, फिर ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात करेंगे। एक बात आप अपने पल्ले बांध लें कि जब भी वर्क की बात होती है तो विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स आप वर्क के बारे में कुछ नहीं बता सकते। मतलब जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी कि सर्कुलर मोशन में वर्क डन जीरो होता है, तो जब तक आपको एग्जामिनर ये ना कहे कि किस फोर्स की वजह से जीरो होता है आप उसका आंसर नहीं दे सकते। इसी तरह से जब हम कहते हैं कि वर्क डन हमारे पास पॉजिटिव है, वर्क डन हमारे पास नेगेटिव है, या वर्क डन हमारे पास जीरो है, तो हम फोर्स के रेफरेंस से बात करेंगे कि किस फोर्स की बात हो रही है। यह बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखिएगा ये बातें यहां पर कैसे आएंगी। वर्क डन पॉजिटिव कब होता है? वर्क डन पॉजिटिव तब होता है जब किसी बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई हो वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होने का मतलब यह है कि या तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल जीरो हो, या फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 0 और 90 के दरमियान हो। मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब भी फोर्स के बारे में यह कहा जाए कि फोर्स कहां अप्लाई हो रही है, फोर्स इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, या फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो चाहे मोशन का वर्ड यूज हो चाहे डिस्प्लेसमेंट का वर्ड यूज हो, इसका मतलब या तो उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री होगा या वो एंगल 0 और 90 के इन बिटवीन होगा। इस केस में वर्क पॉजिटिव होता है। वजह क्या है? वजह ये कि जब आपका एंगल या तो 0 के इक्वल या 90 से लेसर, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने क्या कहा था कि वर्क डन क्या होता है? पॉजिटिव। और ऐसे एंगल को हम नाम देते हैं एक्यूट एंगल। तो आपसे एग्जामिनर कहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपसे एंगल कहता है एक्यूट एंगल, आपसे कहता है कि एंगल बिटवीन 0 एंड 90, तीनों केसेस में आपका जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कॉस की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है? वो पॉजिटिव आती है। कॉस की वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव, तो वर्क डन पॉजिटिव। अब इस बात को एक और तरह से भी कह सकते थे, और वो क्या? जब फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगी तो याद रखिएगा इसकी वजह से रिजल्ट क्या होगा? इसकी वजह से रिजल्ट ये होगा कि ओवरऑल बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करेगी, बॉडी के अंदर पॉजिटिव एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगी, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। आप कहोगे ये तमाम केसेस किसके हैं? ये पॉजिटिव वर्क के हैं। अब आए नेगेटिव वर्क की तरफ। इन बातों को एक और तरह से आप कहोगे कि अगर जो बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो रही है वो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ना हो, बल्कि वो फोर्स हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब होगा कि या तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 180 होगा, और या वो एंगल 90 से ग्रेटर, वो एंगल 90 से ग्रेटर और 180 से लेसर होगा। तो यहां पर आप लोगों ने ख्याल रखना है कि एंगल आप बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो, ये वाला एंगल। तो ये एंगल अब कहां चला गया? सेकंड क्वाड्रेंट में। और जब सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अलोंग नहीं है बल्कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे कि वर्क डन नेगेटिव कब होता है? व्हेन फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, या फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कि डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट हो या फिर आपके पास डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट हो, दोनों केसेस के अंदर आपका जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा। और ऐसे केस में जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होती है तो बॉडी के अंदर रिटार्डेशन प्रोड्यूस होती है, उसकी वेलोसिटी क्या करती है? डिक्रीज करती है। तो मैं यहां पर अगर इस रिजल्ट को यहीं पर लिख लूं तो मैं कहूंगा कि अब वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं, अब वेलोसिटी कम होगी, अब एक्सेलेरेशन नेगेटिव, और अब हमारी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या करेगी? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। व्हाट अबाउट एंगल? एंगल के बारे में याद रखिएगा, अब एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होगा और 180 डिग्री से लेसर या 180 डिग्री के इक्वल होगा। और ऐसे एंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये क्वाड्रेंट कौन सा होगा? ये क्वाड्रेंट हमारे प्लेन के अंदर सेकंड क्वाड्रेंट होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर ऐसा हो और एंगल आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल, और रीजन आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव नहीं होती, कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो वर्क डन भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। एक बच्चे ने यहां पर पूछा कि अगर एफ साइन थीटा होता, बच्चे एफ साइन थीटा एक स्पेसिफिक कंडीशन है, हम उस कंडीशन को डिस्कस नहीं कर रहे।
हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है तो फिर कॉज कंसीडर किया जाता है। तो आप डायग्राम्स को देखो, हम एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं। जीरो वर्क कब होगा? इन एग्जांपल्स को आगे अगर कंटिन्यू करें तो हम कहेंगे कि बॉडी पे वर्क डन हमारे पास जीरो तब होगा जब फोर्स अप्लाई करने से बॉडी डिस्प्लेस ना करे। फोर्स अप्लाई करने से बॉडी हमारे पास डिस्प्लेस ना करे, और ये तब है जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो, कि बॉडी मूव कर रही है फॉरवर्ड और आप उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, तो यहां पर आपके पास जो फोर्स है वो इस डिस्प्लेसमेंट को प्रोड्यूस नहीं कर रही। तो फोर्स लग जरूर रही है लेकिन फोर्स डिस्प्लेसमेंट का कॉज नहीं बन रही। अब ये ना सोचिएगा कि फोर्स लगेगी तो डिस्प्लेसमेंट लाजमी है। दीवार को धक्का लगाना शुरू करते हैं, दीवार मूव नहीं करती, तो फोर्स का लगना वर्क की निशानी नहीं है। वर्क तब होगा जब बॉडी डिस्प्लेस फोर्स की डायरेक्शन में करे। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर हम ये कहेंगे कि व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, कि फोर्स आपके पास डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो। यहां पर आपका एंगल अब क्लियर हो गया। एंगल यहां पर एक ही ऑप्शन है कि एंगल आपके पास 90 हो, या फिर आप अगर कहते हो तो 270। दोनों पे रिजल्ट क्या आएगा? सेम। राइट एंगल बोल दें इसको, और इन एंगल्स के ऊपर कॉस की वैल्यू क्या होती है? कॉस की वैल्यू 0। तो जब कॉस की वैल्यू 0 तो वर्क डन की वैल्यू भी वो 0 के इक्वल आएगी। क्लियर है? फोर्स डाउन हो तब भी ऐसा ही होता है, वो वेट होता है। अगर इस बॉडी की फोर्स की बात करें तो फोर्स हमारे पास डाउनवर्ड वेट है, उसका भी एंगल 90, वर्क डन 0 होगा। अब एग्जांपल्स की तरफ आ जाएं, टॉपिक को कंप्लीट होने दिया करें। ये 0-360 सेम होता है, लास्ट टाइम बताया भी था आपको। अब एग्जांपल्स को ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको समझ आए कि वर्क पॉजिटिव नेगेटिव 0 कब होगा। अलाइका, ये कैसा सवाल है? 180 पर क्या होगा फोर्स डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल? 180 पे 180 एंगल ही होगा। और रेहान समी, हौसला करो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि वेट कर लें, आपको क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होगा, बता चुका हूं पहले। बिल्कुल, अगर ग्रेटर देन 180 लेस देन 270 होगा तो नेगेटिव होगा। आप लोगों ने बाज नहीं आना बच्चे, ये तो कंफर्म है। रेहान, आरिफ, बाकी सब, मैंने कहा वेट करें, ये सारे लिफ्ट वाले क्वेश्चन सब चीजें आपकी क्लियर होंगी। ये एंगल वाली बातें, क्वाड्रेंट वाली बातें मैं लास्ट टाइम बता चुका हूं। अब एग्जांपल्स की तरफ आए कि हमारा वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। मैंने एक बात कही कि आपके पास जब तक फोर्स का रेफरेंस ना हो आप वर्क की बात नहीं करते। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जो बकेट की एग्जांपल है, बकेट को लिफ्ट करें या बकेट को लोअर करें, वर्क पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। क्या मैंने कहा कि बकेट को लिफ्ट करें, बकेट को लोअर करें, वर्क डन पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि आप जब तक फोर्स को डिटरमिन नहीं करते कि कौन सी फोर्स है, आप कैसे कह सकते हो कि वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव? अब एक देखो कैसे। आपने एक बकेट को होल्ड किया हुआ है, आपने जो बकेट को होल्ड किया हुआ है, तो चाहे आप बकेट को उठाकर ऊपर लेकर जाओ, चाहे नीचे लेकर जाओ, चाहे आगे को चलना शुरू कर दो, जो फोर्स आपके मसल्स पे लग रही होगी वो अपवर्ड होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि अगर आपने बकेट को होल्ड किया हुआ है और आप बकेट को होल्ड करके चाहे आगे को चलना शुरू कर दो, चाहे नीचे को ले आओ, हर केस के अंदर आपके पास जो फोर्स होगी वो आपके कहां होगी? मसल्स के अलोंग और अपवर्ड होगी। अब एक जगह मैंने फोर्स ली जो मैं अप्लाई कर रहा हूं, और एक जगह मैंने फोर्स ली जो बॉडी का अपना वेट है। अगर मेरी अपनी फोर्स रेफरेंस है तो मैं कहूंगा कि जब बकेट को लिफ्ट किया जाएगा तो मेरी फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन जब मैं रेफरेंस वेट को लूंगा, वेट डाउनवर्ड है, उस केस में मैं कहूंगा कि मैं बॉडी को अगर डिस्प्लेस करवाऊं कहां पर? डाउनवर्ड। अब डिस्प्लेसमेंट और वेट एक दूसरे के अलोंग हैं, वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। इसका मतलब ये कोई फिक्स रूल नहीं है।
कि बकेट को लिफ्ट करने में वर्क पॉजिटिव होता है और बकेट को लोअर करने में वर्क पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ये डिपेंड करता है रेफरेंस ऑफ फोर्स के ऊपर। किस पे डिपेंड करता है? ये रेफरेंस ऑफ फोर्स पे डिपेंड करता है। तो मैंने इन दो एग्जांपल्स में देखें, एक लिफ्ट की एग्जांपल दी, एक लोअर की। मैंने रेफरेंस ऑफ फोर्स को चेंज किया, मेरा वर्क डन दोनों में क्या है? पॉजिटिव। दोबारा इस एग्जांपल को देखें, मैंने बकेट को होल्ड किया हुआ है। अब बकेट को मैंने अगर होल्ड किया हुआ है तो मेरे मसल्स पे फोर्स कहां लग रही है? अपवर्ड। अब बकेट को बजाय लिफ्ट करने के मैं बकेट को नीचे की तरफ लेकर जाता हूं। वी आर लोअरिंग द बकेट। अगर बकेट को लोअर कर रहे हैं, नीचे लेकर जा रहे हैं, मेरी डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, फोर्स अपवर्ड है, इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है? 180। मेरा वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। लेकिन मैं अगर रेफरेंस चेंज कर दूं, मैं रेफरेंस बजाय अपनी फोर्स के वेट को ले लूं, मेरा वेट डाउनवर्ड है, और वेट के रेफरेंस से अगर मैं बकेट को क्या करूं? मैं लिफ्ट करूं, तो मेरे पास लिफ्ट कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, वेट डाउनवर्ड, एंगल कितना है? एंगल इन दोनों के दरमियान 180 है, मेरा वर्क डन क्या है? नेगेटिव है। बात समझ आ रही है कि हम रेफरेंस के मुताबिक वर्क की बात करते हैं, हम रेफरेंस के बगैर वर्क को कभी डिस्कस नहीं करते। जैसे मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहा था, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का सर्कुलर मोशन में वर्क अगर जीरो है तो टेंजेंशियल का नॉन जीरो है। हमने ओवरऑल नहीं कहा था कि सर्कुलर में ही जीरो होता है, विद रिस्पेक्ट टू फोर्स कहा था। तो यही चीज यहां पर भी है। और इसी बकेट के केस में आपका वर्क डन जीरो कब होगा? इसी बकेट के केस में आपका जो वर्क डन है वो जीरो तब होगा अगर आपने बकेट को होल्ड किया हुआ है, फोर्स तो लग रही है लेकिन आप मूव नहीं कर रहे, मसल की फोर्स भी है, वेट की फोर्स भी है, लेकिन आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है। और अगर हम कहें कि हम इसको पकड़ कर चलना शुरू कर दें, हमारी डिस्प्लेसमेंट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो, तो अब देखो बच्चे, इस डिस्प्लेसमेंट का एंगल फोर्स के साथ भी 90 डिग्री, इसका एंगल वेट के साथ भी 90 डिग्री, तो दोनों केसेस में हमारा वर्क डन क्या होगा? हमारा वर्क डन जीरो के इक्वल आएगा। मसल की फोर्स उठाकर देखें किसी चीज को, मसल स्ट्रेच होते हैं ऊपर की तरफ, उनमें टेंशन डेवलप होती है, और टेंशन हमेशा हमारी बॉडी से अवे प्रोड्यूस होती है। अब ये बातें हो गई एक एग्जांपल से, आपको मजीद एग्जांपल्स देता हूं। अब मैं एग्जांपल जो दूंगा आपको, मैं इंक्लाइन प्लेन की दूंगा कि इंक्लाइन प्लेन के टॉप के ऊपर एक बॉल प्रेजेंट है, उस बॉल को आप वहां से करते हो रिलीज, वो बॉल मूव कर जाती है डाउनवर्ड, ये उसकी डिस्प्लेसमेंट है। इस एग्जांपल को मैं बाकियों में भी कॉपी करता हूं, और मुझे आपने बताना है कि इंक्लाइन प्लेन में अगर एक बॉडी रोल करके डाउनवर्ड आ रही है तो किस फोर्स का जो वर्क है वो पॉजिटिव है, किस फोर्स का वर्क नेगेटिव है, और किस फोर्स का जो वर्क डन है वो जीरो है। सोच के, एक एग्जांपल है कि बॉल रोल करके डाउनवर्ड आ रही है, और इस एग्जांपल के अंदर पॉजिटिव वर्क करने वाली फोर्स भी है, नेगेटिव वर्क करने वाली फोर्स भी है, और जीरो वर्क करने वाली फोर्स भी है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क पॉजिटिव होगा, फ्रिक्शन का नेगेटिव होगा, वेट का पॉजिटिव होगा, फ्रिक्शन का नेगेटिव होगा। सही आंसर दे रहे हो, शाबाश। देखो, जो वेट है वो डाउनवर्ड है। अब और से जरा देखो कि वेट और इस डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल क्या है। मुझे नजर आ रहा है 90 डिग्री होता तो ये होता, एंगल इन दोनों के दरमियान हमारा क्या है? 0 से ग्रेटर है, 90 से लेसर है। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट वर्क क्या है? पॉजिटिव है। वो कौन सी फोर्स है जिसकी मोशन को अपोज करेगी? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अपोज करेगी फ्रिक्शन का, और डिस्प्लेसमेंट का एंगल कितना है? 180। अगर एंगल 180 तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। किसका वर्क डन जीरो होगा? अगर किसी को नहीं पता तो याद रखिएगा, एक सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स है जिसको हम नाम देते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बॉडी के परपेंडिकुलर नहीं होती, जिस सरफेस पे वो ऑब्जेक्ट पड़ा होता है उसके परपेंडिकुलर होती है। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का यहां पर एंगल डिस्प्लेसमेंट के साथ कितना है? 90। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर एंगल 90 तो वर्क डन क्या होगा? जीरो।
तो क्या देखा आपने? आपने ये देखा कि एक ही एग्जाम्पल है और एक ही एग्जाम्पल के अंदर डिफरेंट फोर्सेस डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क करती हैं, कोई पॉजिटिव, कोई नेगेटिव और कोई जीरो। आगे चलते हैं और एक दो एग्जाम्पल्स और डिस्कस करते हैं। ऐसी एक एग्जाम्पल मैं और दिया करता हूं इसको समझने के लिए कि अगर हम कार को देखें कि कार हमारे पास मूव कर रही है रोड के ऊपर, तो उस कार की मोशन में भी हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो वर्क है उसकी तमाम टाइप्स प्रेजेंट हैं। अगर हम एग्जांपल लेते हैं कार की मोशन की, तो कार की मोशन के अंदर भी हमारे पास वर्क की तमाम टाइप्स प्रेजेंट हैं। यहां पॉजिटिव वर्क करने वाली फोर्स भी है, नेगेटिव वर्क करने वाली फोर्स भी है और जीरो वर्क करने वाली फोर्स भी है। अब कौन कौन सी हमारे पास फोर्सेस हैं जो यहां पर अप्लाई हो रही हैं, पहले उनकी बात करते हैं। वेट इस कार का डाउनवर्ड अप्लाई हो रहा है। नॉर्मल एक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर अप्लाई हो रहा है। रोड और टायर्स के दरमियान फ्रिक्शन वो बैकवर्ड है। और जो हवा की रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस, जिसको हम नाम देंगे ड्रैग फोर्स, बच्चे वो भी क्या होगी? वो भी बैकवर्ड होगी। अगर गाड़ी कहां मूव कर रही है? फॉरवर्ड। गाड़ी कहां मूव कर रही है? फॉरवर्ड। तो गाड़ी को जो फॉरवर्ड मूव करवा रही है नेट फोर्स, जो उसकी मोशन का कॉज बन रही है, वो फॉरवर्ड है। और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? वो फॉरवर्ड है। अब आपके पास सामने डायग्राम है, आप बता सकते हो कि किसका वर्क पॉजिटिव है, किसका वर्क नेगेटिव है और किसका वर्क जीरो है। अगर हम पॉजिटिव वर्क की बात करें तो पॉजिटिव वर्क हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो गाड़ी को प्रोपेल कर रही है फॉरवर्ड, अप्लाइड फोर्स, उसका पॉजिटिव है। अगर हम कहें कि किसका वर्क नेगेटिव है, तो फ्रिक्शनल फोर्स और उसके अलावा एयर रेजिस्टेंस, उसका वर्क नेगेटिव है। और किसका वर्क डन हमारे पास जीरो के इक्वल है, उसमें हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन भी इन्वॉल्व हो रहा है और उसके अलावा वेट भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये हमारे पास इस केस की एग्जांपल्स हैं। एक और लास्ट एग्जांपल, और ये आप क्वेश्चन भी पढ़ते हो कि अगर एक वेट लिफ्टर है और वो रेडी है एक वेट को लिफ्ट करने के लिए, तो बताएं उस केस में वर्क पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा? एक वेट लिफ्टर ने वेट को लिफ्ट करना है। एक वेट लिफ्टर ने वेट को लिफ्ट करना है। क्या वर्क डन हमारे पास इस केस में पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है? देखिए, आपको पूछना चाहिए कि किस पॉइंट के ऊपर। जब वो वेट लिफ्टर वेट को लिफ्ट कर चुका होगा एक हाइट के ऊपर, अगर क्वेश्चन ये होता कि उसने यहां पर जाकर वेट को लिफ्ट कर लिया है और रुका हुआ है, यानी उसने होल्ड किया हुआ वेट, तो याद रखिएगा होल्डिंग द वेट का मतलब है इस पॉइंट पर जाकर उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो गई है। तो होल्डिंग द वेट कहीं पर भी हो, चाहे खड़े हुए कोई वेट उठाया हुआ है, तो वर्क डन क्या है? जीरो। लेकिन वाइल लिफ्टिंग, जब वो वेट को उठा रहा था जमीन से और हाइट पे लेकर जा रहा था, तो वाइल लिफ्टिंग द लोड की अगर बात करेंगे तो वो वर्क डन क्या होगा? वो वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू वेट नेगेटिव होगा। क्यों? जब आप उसको लिफ्ट कर रहे हो तो लिफ्ट करते हुए आप बॉडी का जो वेट है वो कहां पर है? डाउनवर्ड। और आप उसको डिस्प्लेस कहां पर कर रहे हो? आप उसको डिस्प्लेस कर रहे हो अपवर्ड। तो वाइल लिफ्टिंग का वर्क क्या होगा? नेगेटिव। और अगर क्वेश्चन आए होल्डिंग का, तो वर्क डन क्या होगा? वो जीरो के इक्वल आएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, विद रिस्पेक्ट टू विच फोर्स। तो फोर्स मैंने यहां वेट लिया और वेट के रेफरेंस से मैंने इसकी बात की कि वर्क पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वर्क की बात करते हैं कि वर्क को इसके अलावा जब क्लासिफाई किया जाता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बेस पे किया जाता है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, बिल्कुल लिफ्टिंग में mgh होगा। तो दूसरी क्लासिफिकेशन जो हमने डिस्कस करनी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बेस पर इसकी क्या टाइप्स हैं। बिल्कुल पॉजिटिव होता है, ठीक है। फ्रिक्शन का वर्क पॉजिटिव भी होता है, इसकी बात हम करेंगे जब आगे हमारे पास एक एग्जांपल आएगी, तो वहां पर आप देखिएगा कि फ्रिक्शन का वर्क पॉजिटिव कब होता है। फ्रिक्शन का वर्क हमारे पास अगर तो मोशन को अपोज कर रहा हो उस केस में नेगेटिव है, लेकिन जहां वो मोशन का कॉज बन रहा हो आगे जाके देखें तो वहां पर हम इसके पॉजिटिव की एग्जांपल भी देख रहे होते हैं। अब आ जाएं टाइप्स ऑफ वर्क डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स।
डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की अगर बात करें तो हम कहेंगे कि वर्क दो तरह का होगा, एक होगा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और एक हमारे पास होगा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। नाम से पता चल रहा है कि दोनों में डिफरेंस क्या होगा। ये जो कांस्टेंट फोर्स वाली बात होती है ये बेसिकली एक तरह की आइडियल बात ही होती है हमारे पास। हम इसको सिर्फ और सिर्फ अपने रिजल्ट्स के लिए बात करते हैं। अदरवाइज हम जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं उन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के अंदर जो वर्क होता है वो बाय वेरिएबल फोर्स ही होता है। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, अगर बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो जिसकी वजह से बॉडी डिस्प्लेस कर रही है, उस फोर्स की जो ओवरऑल मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहे, 10 न्यूटन है तो थ्रू आउट क्या रहे 10 न्यूटन। लेकिन अगर हमारे पास फोर्स जो वर्क का कॉज बन रही है जिस वजह से बॉडी डिस्प्लेस कर रही है वो वेरिएबल हो, और वेरिएबल बिहेवियर दोनों हो सकता है कि वो इंक्रीज करे या वो क्या करे डिक्रीज करे, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होगा। हम जो ज्यादातर क्वेश्चन पढ़ते हैं वो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के पढ़ रहे होते हैं, और ये जो फार्मूला आप लोग पढ़ते हो कि वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, और एक कंडीशन के साथ मैंने बताया था एफ डी साइन थीटा, या वर्क इज इक्वल टू एम जी एच, ये तमाम वो फार्मूलाज हैं जहां पर आप फोर्स को कंसीडर क्या कर रहे होते हो, कांस्टेंट कंसीडर कर रहे होते हो। ये वेरिएबल के ऊपर अप्लाई ये फार्मूला डायरेक्ट नहीं होता। जब वर्क डन कांस्टेंट होगा तो जब हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए अगर अलोंग वाई फोर्स अलोंग एक्स डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा ग्राफ जो होगा वो पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस होगा। ये कांस्टेंट फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगर कहीं पर लिखा हो कि ये ग्राफ क्या कांस्टेंट फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, नो, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स इज इंक्रीजिंग, फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स यूनिफॉर्मली क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो ये ग्राफ कांस्टेंट फोर्स का नहीं है, ये यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग फोर्स का है, लेकिन कांस्टेंट टू डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस ये कांस्टेंट फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि कांस्टेंट फोर्स हमारे पास का मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही, और उसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगा। अब आ जाएं वेरिएबल फोर्स की तरफ कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल ज्यादा है और मेन टॉपिक है भी इसी से रिलेटेड। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की जो पहली एग्जांपल हमारे पास आती है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होने वाले वर्क की आती है कि जब भी ग्रेविटेशनल फील्ड में आप किसी बॉडी को डिस्प्लेस करते हो, कि लेट्स से हमारे पास अर्थ, और अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में मैं किसी ऑब्जेक्ट को या तो अर्थ के टुवर्ड्स मूव करूं या किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से अवे मूव करूं, दोनों केसेस में हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला Gmm ओवर आर स्क्वायर। एंड व्हाट इज आर? आर हमारा डिस्टेंस होता है अर्थ के सेंटर से लेकर उस ऑब्जेक्ट तक। तो अगर आर डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान, तो आर की वैल्यू के बढ़ने और आर की वैल्यू के कम होने से ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू चेंज होगी। इसका मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, वो हमारे पास वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होगा। एक और एग्जांपल, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी चार्ज को मूव करवाएं, लेट्स से हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम इस फील्ड के अंदर रहते हुए एक दूसरे चार्ज को उसके टुवर्ड्स मूव करवाएं या उसे अवे मूव करवाएं, दोनों केसेस में आपकी फोर्स वेरिएबल है बाय विच फार्मूला, कूलम्स लॉ, K टाइम्स Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। और यहां पर भी दोनों चार्जेस के दरमियान जब डिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी तो डिस्टेंस के वेरी करने से फोर्स की वैल्यू वेरी करेगी। तो ये भी वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है। इसके अलावा कौन सी एग्जांपल है? इसके अलावा अगर हम एग्जांपल लें तो इलास्टिक फील्ड की। इलास्टिक फील्ड में चाहे हम स्ट्रेन एनर्जी की बात कर लें, चाहे हम मैस स्प्रिंग सिस्टम की बात कर लें, दोनों केसेस के अंदर अगर आप देखो तो आपकी फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती। फर्ज करो एक हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम है, उस हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हो उसको स्ट्रेच या कंप्रेस करने के लिए, तो क्या ये फोर्स कांस्टेंट रहती है? नो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ फोर्स इज इक्वल टू K टाइम एक्स, यानी फोर्स का एक्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है।
जब इलोंगेशन 0 थी आपकी फोर्स की वैल्यू 0 थी, जब इलोंगेशन इंक्रीज होकर आपने मैक्सिमम कर दी तो आपकी फोर्स की वैल्यू भी क्या हो गई, मैक्सिमम। इन तमाम केसेस के अंदर आप लोग क्या देख रहे हो कि हमारी जो फोर्स है वो वेरिएबल है। तैमूर गंडापुर, आपको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करती, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करती, वो डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है, उसका वर्क डन 0 होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स की एग्जांपल को यहां कैसे ले सकते हैं? जब चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर होता है तो मैग्नेटिक फोर्स कहां लगती है, उसकी मोशन के परपेंडिकुलर। और हमने क्या पढ़ा था, जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगे तो वर्क डन 0 होता है, इस वजह से वो इन एग्जांपल्स में नहीं आता। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास जो मेंशन है वो रॉकेट प्रोपल्शन की है, कि रॉकेट जब प्रोपेल करके स्पेस में जाता है तो वो भी एग्जांपल है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की। क्यों? हमने क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे रॉकेट हाइट अटेन करता है, जैसे जैसे रॉकेट हाइट को अटेन करेगा, उसकी जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू है क्या वो बढ़ेगी, कम होगी? आपने कहा था कि जैसे जैसे वो हाइट अटेन करेगा, हाइट के बढ़ने से रॉकेट का मास कम होता है और एक्सेलेरेशन इंक्रीज करेगी। और अगर रॉकेट की एक्सेलेरेशन इंक्रीज कर रही है, दैट मींस जो फोर्स उस पर अप्लाई हो रही होगी वो भी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। तो रॉकेट को प्रोपेल करने के लिए भी जो फोर्स हमारे पास होती है वो कांस्टेंट नहीं होती, वो वेरिएबल होती है। तो ये एग्जांपल्स आपके पास मेंशन है आपकी टेक्स्ट बुक्स के अंदर, जहां पर आपको पता होना चाहिए कि किस किस फोर्स की वजह से जो वर्क होगा वो बाय वेरिएबल फोर्स होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट माइंड में आता है कि अगर इन फोर्सेस का वर्क वेरिएबल है तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो ऐसा बच्चे कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है कि आप कोई डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हो और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स फाइंड हो जाती है। फिर करना क्या होता है, करना बच्चे ये होता है कि जो भी पाथ वो बॉडी अडॉप्ट करती है उस पाथ को डिवाइड करना होता है। कि फर्स्ट करो अगर बॉडी ए से बी मूव करती है तो आप उस पूरे पाथ को, चाहे वो स्ट्रेट पाथ है, कर्व पाथ है, उस पूरे पाथ को स्मॉल पैचेस में डिवाइड करते हो। और यहां पर एक कंडीशन आती है कि वो पैच कितना छोटा होना चाहिए। वो पैच इतना छोटा होना चाहिए कि उस पैच के दौरान लगने वाली फोर्स उस बॉडी के ऊपर वो कांस्टेंट रहती हो। पैच इतना छोटा हो कि उस पैच में जो फोर्स बॉडी पे लग रही है उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट। अब माइंड में आता है ऐसा क्यों बच्चे? ऐसा इस वजह से कि जब उस पैच पे फोर्स कांस्टेंट होगी, उस पैच पे फोर्स कांस्टेंट होगी तो आप उस पैच के ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकोगे, एफ डी कॉस थीटा। और अल्टीमेटली तमाम पैचेस के ऊपर जब आप इस फार्मूला को अप्लाई करोगे तो आप टोटल वर्क डन फाइंड करने की पोजीशन में होगे, जो किसके इक्वल आएगा? जब W1, W2, W3, W4 तमाम ऐड होंगे तो यहां पर आ जाएगा समेशन। ये साइन किसका? समेशन का, सम का। समेशन किसका? इन वेरिएबल्स का, फोर्स का, डिस्प्लेसमेंट का, और उस पॉइंट के ऊपर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल का। और आई क्या है? आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? तो आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक है। 10 पार्ट्स हैं या 1000 पार्ट्स हैं? ऐसे आते नहीं है बच्चे, मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए एमसीक्यूज के लिए कि अगर ऐसा हो तो क्या करना होता है। तो ये फार्मूला है किसका? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का, जो बेसिक फार्मूला नहीं है, एक तरीका का आ रहा है छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करने का। और यही जो तरीका होता है ये आप ग्राफिकली भी अप्लाई करते हो, बिल्कुल एक जैसी का मतलब ये नहीं है कि 1 से 2, 2 से 3 एक जैसी का मतलब है कि 1 से 2 एफ की वैल्यू 10 न्यूटन ही रहे, 2 से 3 एफ की वैल्यू जो भी है 20, 15 वो उतनी ही रहे, वो चेंज ना हो 1 से 2 के दरमियान, वो पैच इतना स्मॉल होना चाहिए। ये मतलब है कि फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट रहे। अब ग्राफिकल की तरफ आ जाए कि अगर आपके पास वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो तो ग्राफ कैसा होगा बच्चे? ग्राफ भी तो कर्व ही होगा, क्योंकि अलोंग वाई फोर्स अब कांस्टेंट तो नहीं है, वो जिस तरह से वेरी कर रही होगी उसके मुताबिक आप उसका ग्राफ ड्रॉ कर दोगे। फर्स्ट करो मैं यूं ग्राफ एक ड्रॉ कर देता। अब ये नजर आ रहा है कि फोर्स बढ़ रही है, कम हो रही है, फिर बढ़ रही है। आपको कहा जाता है कि यहां वर्क डन की वैल्यू क्या होगी। आप क्या करेंगे? आप पूरे के पूरे ग्राफ को पैचेस में डिवाइड करेंगे, जो पहले भी आप जानते हो। और आपको याद होना चाहिए बच्चे कि ग्राफ को भी पैचेस में डिवाइड क्यों किया जाता है, ताकि वो पैच इतना स्मॉल हो कि जो उसको डिवाइड करने से शेप बने
वो कोई ज्योमेट्रिकल शेप बने, और जब वो कोई ज्योमेट्रिकल शेप बनेगी तो आप इजीली उसका एरिया फाइंड कर सकेंगे। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो कॉन्सेप्ट आप पाथ को डिवाइड करते हुए अप्लाई करते हो, वही कॉन्सेप्ट आप ग्राफ में भी अप्लाई करते हो कि ग्राफ के पैच स्मॉल, इतने स्मॉल कि वो पैच एक ज्योमेट्रिकल शेप ले ले, तो तमाम पैचेस का जब आप एरिया ऐड करोगे आपके पास टोटल वर्क डन आ जाएगा बाय द वेरिएबल फोर्स। तो यहां पर जो टोटल एरिया आपका है वो किसके इक्वल है? दैट इज टोटल वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। सर मैथ के चेंज होने से भी फोर्स चेंज होगा, देन डब्ल्यू चेंज होगा। व्हाट इज डब्ल्यू? रॉकेट प्रोपल्शन में फोर्स कांस्टेंट रहता है क्योंकि मास डिक्रीज होता है। बच्चे क्यों? मास के डिक्रीज करने से हमारे पास एक्सेलरेशन चेंज होगी, तो एक्सेलरेशन के चेंज होने से फोर्स चेंज होगी। फोर्स कांस्टेंट थोड़ी रहती है बच्चे। वेट तो विद रिस्पेक्ट टू जी चेंज हो रहा है, जो वेट है वो तो विद रिस्पेक्ट टू जी चेंज हो रहा है। और वेट की बात तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड वाली एग्जांपल में कर चुके हो। ये जो फार्मूला होता है G(m)/r², ये बेसिकली बॉडी का वेट ही तो होता है, तो वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स की एग्जांपल है। हम डिफरेंट एग्जांपल्स ले रहे हैं। तो रॉकेट में रॉकेट प्रोपल्शन फोर्स को लें, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वेट को लें, दोनों चीजों को आपस में रिलेट ना करें। नेक्स्ट, वर्क के हवाले से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। अनीस, कोई लेक्चर डिलीट नहीं होता, लेक्चर सारे के सारे अवेलेबल हैं, रीअरेंज हो जाते हैं। जो टेस्ट डेली बेस का होता है वो टॉप पे चला जाता है, और जब नेक्स्ट डे आता है वो टेस्ट वापस उस यूनिट के अंदर चला जाता है। तो कभी भी आपने किसी यूनिट के टेस्ट को अटेम्प्ट करना हो तो उस यूनिट का नाम देखें, और उस यूनिट के नाम के अंदर जाकर एंड में वीडियो लेक्चर्स के बाद आपको उसका टेस्ट और उसकी डिस्कशन मिल जाएगी। तो पूरे के पूरे आप उसको अगर एलएमएस के डैशबोर्ड को देखें तो चीजें डिवाइड हुई हुई हैं। उस्मान गनी, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल में, जब वर्क की बात कर रहे हैं तो वर्क की बात करेंगे। क्वेश्चन आप सेंड कर दीजिएगा क्वेश्चन आंसर सेशन में, या फिर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब आ जाए नेक्स्ट, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। और गुस्सा करने की बात बच्चे नहीं होती, बात ये होती है कि आप लोग बात मानते नहीं हो, जो आपको कही जाती है आप उसको सुनते नहीं हो। अदरवाइज मैं गुस्सा नहीं करता, सिर्फ समझाने की कोशिश करता हूं। अदरवाइज सिर्फ पढ़ाना काम नहीं है, आप पढ़ कहीं से भी लोगे। तो मैंने भी अपने उस्ताद से यही सीखा है कि सिर्फ पढ़ाना नहीं है स्टूडेंट को, उनको सिखाना भी है कुछ। और सिखाने का मतलब फिजिक्स सिखानी नहीं होती, बहुत सारी जिंदगी में जो चीजें आपके अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करती हैं उनको डेवलप करना सीखना चाहिए। हैंड आउट नोट्स ओपन नहीं होते, फिर वही बात एलएमएस वाली बात व्हाट्सएप पे कीजिएगा। उसको ऐप में यूज करेंगे तो नहीं, अगर सिंपल डैश उसको यूज करेंगे ब्राउजर को तो हैंडआउट्स ओपन हो जाएंगे। अगला एक सवाल आ गया, यही मसला होता है आप लोगों का, एक से दूसरा सवाल तीसरा जवाब। 3 यूनिट्स के एफएलपी होंगे, 3 यूनिट्स के एफएलपी होंगे, 3 यूनिट्स के एफएलपी होंगे। और बच्चे 3 यूनिट्स के एफएलपी क्वार्टर आपका टेस्ट है, वो आपके पास होंगे जब आप लोगों का मेंटी मुकाबला होगा। नेक्स्ट हम बात करने लगे हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव की। नमाज की ब्रेक आपको फिजिक्स और इंग्लिश के क्लास के दरमियान मिल जाएगी। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में क्या डिफरेंस होता है? एक आपको सिंपल सी पहचान बताता हूं और वहीं से आप आगे इसको कंटिन्यू कीजिएगा कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के अंदर पहचान यह है कि जिस फोर्स के साथ पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट हो, जिस फोर्स के साथ पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट हो, याद रखिएगा वो कंजर्वेटिव है। या मैं आपको यूं कहूं कि जिन फोर्सेस के साथ आप ये बात करते हो कि आपके पास ओवरऑल जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व है, दे आर कंजर्वेटिव। और जिनके साथ आप मैकेनिकल एनर्जी को एसोसिएट नहीं करते, आपकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, दे आर नॉन कंजर्वेटिव। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेविटेशनल फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी उससे लिंक होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव है। आप बात करते हो इलास्टिक फोर्स की, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव है।
आप बात करते हो इलेक्ट्रिक फोर्स की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव है, लेकिन क्या कभी आपने मैग्नेटिक फील्ड के साथ पोटेंशियल एनर्जी को एसोसिएट किया? नो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कंजर्वेटिव नहीं होती। तो आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट को माइंड में बनाना है। ये बातें लिखी हुई है बुक के अंदर कि पाथ डिपेंडेंट होता है, क्लोज पाथ में वर्क जीरो होता है, ये बातें अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कंजर्वेटिव का वर्ड बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आया है। तो जिन फोर्सेस की वजह से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हो, याद रखिएगा वो कंजर्वेटिव है। क्या फ्रिक्शन के साथ कभी कंजर्वेटिव का वर्ड यूज किया, या कभी सुना कि फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो, रॉकेट प्रोपल्शन की वजह से बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो, टेंशन की वजह से बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो? नो। तो जिन फोर्सेस के साथ आप पोटेंशियल एनर्जी को एसोसिएट नहीं करते, दे आर कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिव का और नॉन कंजर्वेटिव का। अब कंजर्वेटिव के पॉइंट्स जो आप कहना चाह रहे थे उनकी बात करो कि कंजर्वेटिव किन्हें कहा जाता है। कंजर्वेटिव उन्हें कहा जाता है जिसमें वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो, कि जो भी पाथ आप फॉलो करो वर्क उस पर डिपेंड ना करता हो, ये कंजर्वेटिव कहलाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि अगर एक बॉडी को पॉइंट ए से मूव करवाकर पॉइंट सी पे लेकर जाना, तो चाहे आप उसको डायरेक्ट ले जाओ थ्रू दिस पाथ नंबर 1, चाहे आप उसको पहले ले जाओ किसी पॉइंट बी पर और फिर उस बी पॉइंट से लेकर जाओ उसको सी पर, और चाहे बच्चे आप उसको यहां से ले जाओ डी पर और फिर आप पॉइंट डी से उसको मूव करवा कर सी पे लेकर आओ, तो यहां पर कोई भी पाथ फॉलो हो, अगर तो वो फोर्स कंजर्वेटिव है तो इन तीनों पाथ में होने वाले वर्क की जो मैग्नीट्यूड होगी वो क्या होगी? वो सेम होगी। ये मतलब है कि वर्क पाथ के इंडिपेंडेंट है, कि पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2 या पाथ नंबर 3, वर्क डन तीनों का क्या होगा? वो इक्वल होगा। दूसरी चीज जो कंजर्वेटिव में आती है वो ये है कि वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यह हुआ कि ये पाथ फंक्शन है या स्टेट फंक्शन है? ये स्टेट फंक्शन है, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये स्टेट पे डिपेंड कर रहा। तो वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0, यानी A to B, B to C, C to D एंड अगेन D to A, कि जहां से चले अगर दोबारा वहीं पर पहुंच गए A to B, B to C, C to D और D to A, अगर इन तमाम का जो नेटवर्क आप फाइंड करो और वो नेटवर्क किसके इक्वल आए? 0 के इक्वल आए, दैट मीन्स दैट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। और जो फोर्स कंजर्वेटिव है वो जिस फील्ड में प्रेजेंट है वो फील्ड भी कंजर्वेटिव होगी। अब इसकी एग्जांपल्स क्या है? इसकी एग्जांपल्स की अगर बात करें कि कंजर्वेटिव में कौन कौन सी हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं, तो याद रखिएगा 3, जिनकी बात हमने ऊपर की थी वर्क डन बाय वेरिएबल के अंदर। आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है। ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको कूलम फोर्स भी कहते हैं, वो कंजर्वेटिव है। और इसके अलावा इलास्टिक फोर्स, वो भी कंजर्वेटिव है। मैग्नेटिक फोर्स को कंजर्वेटिव नहीं माना जाता। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम फोर्स एक ही बात है, और इसके अलावा इलास्टिक फोर्स। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। और यहां पर आप लोग कंजर्वेटिव के साथ ये पॉइंट लिख सकते हैं कि कंजर्वेटिव उन्हें कहा जाता है जिनके साथ क्या चीज एसोसिएट होती है? पोटेंशियल एनर्जी इज एसोसिएटेड। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, या फिर आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और यहां पर यह भी आप बात करोगे कि यहां पर आपके पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई हो जाए, कि ओवरऑल जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या रह रही है? वो कंजर्व रह रही है। ये आपके पास कंजर्वेटिव के अंदर आते हैं। अब आ जाओ नॉन कंजर्वेटिव की तरफ। बच्चे, रिस्टोरिंग फोर्स कोई स्पेसिफिक फोर्स नहीं है। हर वो फोर्स जो बॉडी को वापस उसकी स्टेट को रिस्टोर करने के लिए यूज हो, वो रिस्टोरिंग फोर्स है। वो कुछ भी हो सकती है। तो ये जनरल एक टर्म यूज होती है, ये कोई टाइप ऑफ फोर्स कंसीडर नहीं करेंगे। नॉन कंजर्वेटिव किसे कहेंगे? इसके रिवर्स बात कर लें कि वर्क डन इज
डिपेंडेंट ऑफ पाथ, कि वर्क पाथ डिपेंडेंट है। अब आपको एग्जांपल मैं देता हूं रॉकेट की, कि रॉकेट को स्पेस में जाने के लिए अपना फ्यूल बर्न करना पड़ता। रॉकेट को स्पेस में जाने के लिए अपना फ्यूल बर्न करना पड़ता है। मुझे बताओ कि जब रॉकेट ने वापस अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर होना है, क्या तब भी उसको फ्यूल बर्न करना पड़ेगा? नो। क्यों? तब तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। तो क्या रॉकेट की प्रोपल्शन फोर्स पाथ पे डिपेंड कर रही है? यस। इसका मतलब ये रॉकेट प्रोपल्शन फोर्स क्या है? ये नॉन कंजर्वेटिव है। इसी तरह से आप फ्रिक्शन की बात करो कि हमारे पास क्या हर सरफेस की फ्रिक्शन सेम होती है? नो। अगर हर सरफेस की फ्रिक्शन सेम नहीं है, इसका मतलब फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन पाथ डिपेंडेंट है। अगर फ्रिक्शन पाथ डिपेंडेंट है, दैट मींस वो भी क्या है? नॉन कंजर्वेटिव है। अगर एक बॉडी मूव करे एयर में और एक बॉडी मूव करे हमारे पास वाटर में, क्या दोनों में प्रेजेंट जो रेजिस्टिव फोर्स है, ड्रैग फोर्स, वो सेम होगी? नो। इसका मतलब जो रेजिस्टिव फोर्स है, जिसको हम फ्लूइड डायनामिक्स में ड्रैग फोर्स का नाम देते हैं, वो भी पाथ डिपेंडेंट होती है। और अगर वो पाथ डिपेंडेंट होती है तो दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब खुद सोचो कि जाने का वर्क कुछ और, आने का वर्क कुछ और। अगर जाने का वर्क कुछ और, आने का वर्क कुछ और, चाहे वो पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों ना हो, वो कैंसिल तो नहीं हो सकते। अगर वो कैंसिल नहीं हो सकते तो याद रखिएगा कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन होता है इन क्लोज पाथ इज नॉट इक्वल टू जीरो। वो जीरो के इक्वल नहीं होता। तो ये ना सोचे कि डिस्प्लेसमेंट ही बस कंसीडर की जा रही होती है। आपने ओवरऑल वर्क को कंसीडर करना है। क्या होगा? आप जब इस एग्जाम्पल को लेते हो, ये लेफ्ट साइड वाली, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का नेटवर्क जीरो क्यों आता है? अगर मैं आपको हल्का सा रिमाइंड करवाऊं कि असल में होता क्या है, ए टू बी हमारा वेट डाउनवर्ड होता है, डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड होती है। एंगल कितना है? 90। ए टू बी वर्क जीरो होता है। बी टू सी जब मूव करवाते हैं, हमारा वेट डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है। एंगल कितना है? एंगल 180 डिग्री है। आपका वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। सी टू डी जब बात करेंगे, हमारा वेट डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट लेफ्टवर्ड है, एंगल कितना है? 90। वर्क डन क्या होगा? जीरो। और जब डी टू ए बात करेंगे, हमारा वेट भी डाउनवर्ड होगा, हमारी डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड होगी, हमारा एंगल क्या है? जीरो। अगर एंगल जीरो तो वर्क डन क्या है? पॉजिटिव। अब चारों को जब ऐड करोगे तो ए टू बी और सी टू डी तो वर्क जीरो है, लेकिन बी से सी जितना वर्क नेगेटिव है, डी से ए उतना वर्क पॉजिटिव है। ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे और वर्क डन क्या आएगा? जीरो के इक्वल आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट वाली बात नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट की वजह से वर्क डन जीरो है। ओवरऑल जाने की मैग्नीट्यूड और आने की मैग्नीट्यूड इक्वल है, साइन ऑपोजिट है, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो वर्क डन जीरो के इक्वल आएगा। और याद रखिएगा कि नॉन कंजर्वेटिव के साथ पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट नहीं होती। नॉन कंजर्वेटिव के साथ पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट नहीं होती, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट एग्जिस्ट। कोई पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब फ्रिक्शन की वजह से पोजीशन का चेंज होना पोटेंशियल एनर्जी? नो। फ्रिक्शन पोजीशन को चेंज थोड़ी करती है। फ्रिक्शन तो बेसिकली उसकी मोशन को अपोज कर रही होती है। तो अब कौन कौन सी एग्जांपल्स हमारे पास आती हैं नॉन कंजर्वेटिव में? अब नॉन कंजर्वेटिव की एग्जांपल्स हमारे पास कंपैरेटिवली ज्यादा है। जो हमारी बुक में मेंशन है, आपको एटलीस्ट वो याद रखनी है। तो उसमें आपके पास रॉकेट प्रोपल्शन फोर्स शामिल है। रॉकेट प्रोपल्शन के अलावा मोटर प्रोपल्शन। मोटर प्रोपल्शन का मतलब कि मोटर ने किसी लोड को लिफ्ट करना है या लोअर करना है, तो वो कितनी फोर्स अप्लाई करती है? फ्रिक्शनल फोर्स। इसके अलावा टेंशन, टेंशन इन अ स्ट्रिंग हो या टेंशन इन अ स्प्रिंग हो। इसके अलावा ड्रैग फोर्स, जिसको आप एयर रेजिस्टेंस के तौर पे भी ले सकते हो, और नॉर्मल फोर्स, जिसको आप नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हो, ये भी पाथ डिपेंडेंट है। अब नॉर्मल फोर्स के बारे में मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, ये आपका कहीं ना कहीं यूज होगा, कि नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। फर्स्ट करो एक रोड स्ट्रेट है और आगे जाके वो रोड इंक्लाइंड हो गई। यहां पर एक बॉक्स मूव कर रहा है, पहले स्ट्रेट सरफेस के ऊपर और उसके बाद वो मूव कर जाता है उस इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर। इस बॉक्स का जो मैस है वो m है और इस बॉक्स का
जो वेट है वो mg है, क्या दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स है वो इक्वल है? क्या दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो इक्वल है? आंसर होगा नो। क्यों? स्ट्रेट सरफेस के ऊपर या इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होती है उसका ताल्लुक वेट से नहीं होता, उसका ताल्लुक सरफेस से होता है कि वो सरफेस के परपेंडिकुलर है। बॉडी चाहे यहां पर है चाहे बॉडी यहां पर है, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो डायग्राम को बच्चे देखो, अगर ये पॉइंट ए है तो ए पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन तो वेट के इक्वल है, लेकिन इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हमें नजर आ रहा है कि वेट और नॉर्मल रिएक्शन एक लाइन में नहीं है। अगर ये दोनों एक लाइन में नहीं तो ये आपस में बैलेंस आउट भी नहीं होंगी। फिर हमें करना क्या होगा? हमें इस वेट को रिजॉल्व करना होगा। ये एंगल अगर आपके पास थीटा, आप यहां पर ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर, वही कॉन्सेप्ट जो बताया था। आपके दो कंपोनेंट्स बनेंगे। ये जो कंपोनेंट बनेगा आपके पास, दिस वन, इसको क्या बोलोगे आप? इसको आप बोलोगे mg cos ऑफ थीटा, और जो इसके बनेगा परपेंडिकुलर, दिस वन, इसको बोलोगे mg साइन ऑफ थीटा। अब मुझे जरा डायग्राम को देख के बताओ कि वेट का कौन सा कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, mg cos थीटा या mg sin थीटा? mg cos थीटा या mg sin थीटा करेक्ट आंसर आप लोगों का। इस पॉइंट बी के ऊपर अगर हम बात करें तो यहां पर आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स mg cos थीटा के इक्वल हो गया। अब एक और चीज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बारे में, क्या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इंक्लाइंड सरफेस पे जाते हुए बढ़ गई या कम हो गई? क्या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इंक्लाइंड सरफेस पे जाते हुए क्या इंक्रीज हो गई है या डिक्रीज हो गई है? मूविंग फ्रॉम ए टू बी आपकी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बढ़ गई है, कम हो गई? बिल्कुल शाबाश, कम हो गई, क्योंकि जब cos थीटा आ जाएगा वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो जब नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइंड सरफेस की तरफ गई तो उसकी वैल्यू क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तभी तो बच्चे जो आपके पास स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, वो स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर जब गाड़ी जाती है तो उनका गाड़ियों का कांटेक्ट कम हो जाता है। वजह, वहां पर आपकी जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होती है वो डिक्रीज कर जाती है। तो कहीं पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सरफेस कर्व्ड हो, इंक्लाइंड हो, जैसे मैंने यहां पर ड्रॉ किया, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू इन हम्प्स के ऊपर, इनको हम बोल दें या स्पीड ब्रेकर बोल दें, वो डिक्रीज कर जाती है। ये बच्चे तमाम वो चीजें थी जो आपने वर्क से रिलेटेड याद रखनी है। अब एनर्जी को स्टार्ट करते हैं, और जो चीजें आज कवर कर पाएंगे एनर्जी से रिलेटेड वो आज, और फिर कल वहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। नहीं बच्चे, चेन हैंगिंग फ्रॉम टेबल वाला नहीं है। वो क्वेश्चन स्टेप्स की बुक में मेंशन है, वो इंटीग्रेशन से सॉल्व होता है। वो बस उन्होंने जहां से कॉपी किया दे दिया और बच्चे भी उसको शुरू हो जाते हैं सॉल्व करने की ट्राई करना। वो आपके सिलेबस में नहीं है। जो कॉमन सिलेबस है आपने उसको कवर करना। एक बच्चे ने पूछा था सेंट्रीपिटल फोर्स। बच्चे सेंट्रीपिटल फोर्स नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। इट इज नॉट अ न्यू टाइप ऑफ फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी हो सकती है। ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल हो सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल हो सकती है। ईएमएफ फोर्स थोड़ी है बच्चे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पोटेंशियल डिफरेंस है। पावर तो बच्चे एनर्जी के बाद पढ़ना है हमने। बिल्कुल, जब कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है तो कंपोनेंट हमेशा ओवरऑल कम होता है। इस यूनिट में तो बच्चे आपके जो एलएमएस वाले लेक्चर्स हैं और जो लाइव लेक्चर्स हैं वो थोड़े बहुत डिफरेंट हैं, ज्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़े बहुत। नेक्स्ट यूनिट से आपके लाइव लेक्चर और आपके जो एलएमएस के लेक्चर वो सेम हो जाएंगे। जो एलएमएस के लेक्चर्स होंगे वो बेसिकली लाइव लेक्चर्स ही होंगे। स्टार्ट करते हैं एनर्जी को। एनर्जी के बारे में आप सब लोग जानते हो कि व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी इज एबिलिटी या कैपेबिलिटी टू परफॉर्म वर्क।
एंड वर्क के बारे में क्या कहा जाता है? वर्क के बारे में कहा जाता है कि व्हाट इज वर्क? वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो वर्क है वो बेसिकली एनर्जी की ही फॉर्म है। किसी जगह पर अगर वर्क होता है, इसका मतलब वो बेसिकली एनर्जी की ही वजह से हुआ। अगर वहां एनर्जी प्रेजेंट नहीं है तो वर्क भी नहीं होगा। सुबू खान, एक चीज है, फर्ज करो 20 न्यूटन, उसको जब दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करोगे तो एक कंपोनेंट अगर 15 आया, एक कंपोनेंट अगर 5 आया, तो 15 और 5 दोनों 20 से लेसन है। इसी तरह से जब आप mg और mg cos थीटा को कंपेयर करोगे तो mg cos थीटा mg से लेसर होगा। कंपोनेंट हमेशा वेक्टर से छोटा होता है। कंपोनेंट हमेशा वेक्टर से छोटा होता है। इशरत फातिमा, सिंपल सा बात है कि अगर एक जगह आपकी वैल्यू mg के इक्वल है और दूसरी जगह वैल्यू mg cos थीटा के इक्वल है, तो जीरो के अलावा जो कॉस थीटा होता है वो 1 से लेसर होता है। तो हमें नजर आ रहा है यहां पर आपका एंगल 0 नहीं है, एंगल 0 से ग्रेटर है। तो यहां जो कॉस थीटा होगा 1 से लेसर होगा, और 1 से लेसर वैल्यू जब मल्टीप्लाई होती है तो वैल्यू बढ़ती नहीं है, वैल्यू कम हो जाती है। बिल्कुल कह सकते हैं बम्स भी। तो यह बात याद रखिएगा, किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट उस वेक्टर से हमेशा छोटा होता है या उसके इक्वल होता है। इक्वल तब होगा जब अलोंग एक्स एक्सिस, अदरवाइज हमारे पास वो क्या होगा, वो हमारे पास उससे लेसर ही होगा। एनर्जी के बारे में बात करते हैं वापस। एनर्जी क्या है? इट इज अ एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क, या फिर वर्क की बात करें तो वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी की फॉर्म में बात हो रही होती है। उस्मान नवीद काइनेटिक एनर्जी को कंजर्वेटिव के साथ एसोसिएट नहीं करते, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को करते हैं। फरमान, टेंशन क्या हर स्ट्रिंग में, हर पाथ में सेम होगी? स्ट्रिंग की लेंथ को चेंज करते जाएं, टेंशन चेंज होती जाती है। एंगल चेंज होता जाए, स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू चेंज होती जाएगी। 90 पर टेंशन की वैल्यू, 30 पर टेंशन की वैल्यू, 45 पे, 60 पे, हर एंगल के ऊपर टेंशन इन अ स्ट्रिंग डिफरेंट होती है। शुरू हो गया आप लोग, बस एक बच्चे की बस बात होती है शुरू। मेरा ख्याल है लाइव लेक्चर से ज्यादा ना आप सवाल जवाब शुरू कर दें। हो गया खत्म बच्चे कोर्स आपका। हाउ एम जी कॉस थीटा इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? किस बारे में पूछ रहे हो बच्चे? ये तो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एम जी कॉस थीटा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कैसे होता है। फिर वही बात साबिर हुसैन, हाउ एम जी कॉस थीटा इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? किस बारे में पूछ रहे हो? किस केस में पूछ रहे हो? वो भी तो बताओ। मुझे किस दफा लगता है जैसे ना आप लोग सो रहे होते हैं या फिर आप लोगों ने लेक्चर को ना म्यूट किया होता है, ये बच्चे जो होते हैं। क्योंकि जब मैं अब कह रहा होता हूं कि आप लोगों ने भी क्वेश्चन नहीं पूछना, अभी लेक्चर कंटिन्यू होगा, आप लोग उस जगह म्यूट रखते हो। और जब आप लोग सो के उठते हो या म्यूट खत्म करते हो तो तब आप लोग सवाल पूछना शुरू कर देते हो। और साबिर हुसैन, आपका रियल नेम क्या है? साबिर हुसैन, आपका रियल नेम क्या है? और आप किस ग्रुप के अंदर हो? प्रीमियम में, एडवांस में, बेसिक में? साबिर हुसैन, मेरी आवाज आपको आ रही है या दोबारा म्यूट कर दी है? मेरा आपसे सवाल है कि आप किस ग्रुप के अंदर हो? प्रीमियम में, एडवांस में, बेसिक में? और आपका रियल नेम क्या है? मेरे सवाल का जवाब दोगे तो आपको जवाब मिलेगा।
मैं साबिर हुसैन से पूछ रहा हूं, हुसैन वाइस, साबिर हुसैन रियल नेम से आए, रियल नेम से आए, क्योंकि हमारे पास पूरा रिकॉर्ड होता है कौन सा बच्चा है कौन सा बच्चा नहीं है। तो आपने कल से, आज मैं आपको ब्लॉक नहीं कर रहा, कल से आप अपने रियल नेम से आएंगे तब आप लेक्चर लेंगे, अदरवाइज आप ब्लॉक हो जाएंगे। तो एनर्जी की बात हमने की कि एनर्जी बेसिकली वर्क की फॉर्म है, एबिलिटी टू डू परफॉर्म वर्क और फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब एनर्जी को जब हम क्लासिफाई करते हैं, बहुत साल पहले ये क्वेश्चन एमडी कैट में आया था कि एनर्जी की ओवरऑल टाइप्स कितनी है, तो उन्होंने ऐसी ही ऑप्शंस दी जहां पर 4 भी था, 5 भी था, इंफिनिटी भी था और 2 भी था। तो याद रखिएगा कि एनर्जी की जो बेसिक फॉर्म्स हैं वो दो ही हैं। एक हमारे पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है और एक फॉर्म हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। यानी बॉडी में एनर्जी या तो मोशन की वजह से है या तो फिर बॉडी के अंदर एनर्जी उनकी पोजीशन के चेंज की वजह से है। तो पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो बॉडी के अंदर पोजीशन के चेंज होने की वजह से होगी और काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी के अंदर मोशन की वजह से होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें तो कहते हैं एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन, एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन या एनर्जी ड्यू टू चेंज इन पोजीशन। और काइनेटिक की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में कहते हैं एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू मोशन। इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी कब होती है? पोटेंशियल एनर्जी तब होती है जब हमारे पास बॉडी की पोजीशन को चेंज किया जाए। और काइनेटिक एनर्जी कब होती है? जब बॉडी के अंदर मूवमेंट हो। क्या आपने फर्ज करो ग्राउंड से एक बॉडी को उठाया और उसको छोड़ दिया, ग्राउंड से उठाकर जब छोड़ दिया तो जो उसकी पोजीशन को चेंज था, उस पोजीशन के चेंज ने उस बॉडी में क्या डेवलप किया? उसके अंदर मोशन। एक बात इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है यह हमेशा बॉडी में स्टोर्ड होती है। स्टोर्ड एनर्जी चाहे वो सेल के अंदर हो, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी हो, कहीं भी एनर्जी स्टोर्ड होगी, दैट इज एफिलिएटेड विद पोटेंशियल एनर्जी। अब डिफरेंट एग्जांपल्स आप लोगों को याद रखनी है कि हमारे पास कौन सी एग्जांपल कौन सी टाइप में आती है। जहां पर भी आपको नजर आए कि डायनेमिक्स है, मोशन है, वहां पर काइनेटिक। जैसे हीट ट्रांसफर है फ्रॉम वन टू अनदर, काइनेटिक। साउंड ट्रांसफर है, काइनेटिक। लाइट ट्रांसफर है, काइनेटिक। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर ऑफ चार्जेस है, काइनेटिक। तो जहां भी ट्रांसफर नजर आ रहा है, मोशन नजर आ रही है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म है। और जहां भी आपको नजर आए कोई चीज स्टोर हो रही है किसी बॉडी के अंदर, दैट इज पोटेंशियल। जैसे हम बात करें सेल या बैटरीज के अंदर केमिकल एनर्जी हमारे पास है, हमारे पास चार्ज की पोजीशन को चेंज किया जाए तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे पास एनर्जी है। और इसी तरह से हमारे पास जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है, दैट इज ऑल्सो स्टोर्ड एनर्जी। तो वो किस फॉर्म में आएगी? वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आ रही होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के टाइप्स को डिस्कस करते हैं, और हर टाइप को डिस्कस नहीं करना, सिर्फ उस टाइप को डिस्कस करना है जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो पहले बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी की हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स, और जिस टाइप की बात करेंगे उस टाइप के साथ साथ उसके फार्मूला को भी लिखेंगे। नंबर 1, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल फील्ड में रहते हुए किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज किया जाए, क्या फार्मूला होता है? नॉर्मली जो फार्मूला हम यूज करते हैं वो mgh। कल आपको एक और फार्मूला भी बताऊंगा कि mgh के अलावा भी फार्मूला यूज होता है, क्योंकि mgh फार्मूला सिर्फ आप तब यूज करते हो जब आपकी हाइट अर्थ के रेडियस से लेसर हो, स्मॉल हाइट्स के लिए। जब तक आपकी g की वैल्यू कांस्टेंट हो, ये फार्मूला आप यूज करते हो, उसके अलावा ये फार्मूला यूज नहीं किया जाता। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जब ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट, इलास्टिक। इलास्टिक फील्ड में पोजीशन का चेंज होना, मतलब स्प्रिंग का स्ट्रेच होना, स्प्रिंग का कंप्रेस होना।
किसी सॉलिड की ओवरऑल लेंथ का चेंज होना, ये हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में आते हैं। और हमारे सिलेबस की हद तक बात करें तो अब हम स्प्रिंग्स को डिस्कस करेंगे, तो वहां फार्मूला आपके पास जो आता है हाफ एफ इंटू एक्स, और एफ की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट की जाए तो हाफ के एक्स का स्क्वायर। इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड टाइप है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या फिर इसको बोलोगे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, कि जब एक चार्ज को किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करवाएं तो वहां पोजीशन के चेंज होने की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है, क्या होता है फार्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का? क्या फार्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का? बिल्कुल स्ट्रेन एनर्जी अफशा, वो आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में आएगी। दोनों फार्मूलाज करेक्ट हैं। जो तैमूर ने कहा वो पोटेंशियल का फार्मूला, बच्चे मैंने पोटेंशियल एनर्जी का पूछा। बाकी मलाइका, बाकी लोगों के फार्मूलाज करेक्ट हैं। पुनहाल हाफ क्यू वी, ये कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी की बात हम कर रहे हैं। तो फार्मूलाज हमारे पास क्या होते हैं इसके? सिंबल जो मर्जी यूज हो, चाहे यूज करो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, और चाहे आप यूज करते हो पोटेंशियल इनटू चार्ज। इसके अलावा जब आप v की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करते हो तो फिर ये फार्मूला चेंज होके बन जाता है के क्यू ओवर आर, और साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाता है क्यू, तो के क्यू क्यू ओवर आर। और जैसा ये फार्मूला आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का है, बिल्कुल ऐसा ही फार्मूला आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का भी होता है। जो फार्मूला क्या बनता है जी एम एम, वहां था के क्यू क्यू, यहां जी एम एम, और डिवाइड किसे होगा आपके पास आर से होगा। ये हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूलास। अब आ जाते हैं काइनेटिक की तरफ, कि काइनेटिक की टाइप्स और काइनेटिक के फार्मूलास। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो सबसे ज्यादा यूज होना है, और यही हमारे सिलेबस के अंदर है, दैट इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला डिफरेंट तरह से आप लोग पढ़ते हो। मैं इसको सबसे पहले यूं लिखूंगा v.v। याद रखिएगा कि हमारे पास जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है ये सेल्फ डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल है। किसकी एग्जांपल है? सेल्फ डॉट प्रोडक्ट की, जहां पर एक वेक्टर अपने ही वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो काइनेटिक एनर्जी जो हाफ एम वी स्क्वायर लिखी जाती है वो बेसिकली v और v के डॉट प्रोडक्ट से लिखी जाती है, तब बनता है ये एम वी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर काइनेटिक एनर्जी के किसी क्वेश्चन के अंदर आपको एग्जामिनर मैथ दे दे और मैथ के अलावा आपको वेलोसिटी वेक्टर दे दे जो आई जे और के की फॉर्म में हो, और कहा जाए कि फाइंड करो काइनेटिक एनर्जी, तो आप सेल्फ डॉट प्रोडक्ट से उसको सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल, और इसी सेल्फ डॉट प्रोडक्ट की वजह से ये स्केलर कहलाता है। दूसरी टाइप, और इसी पे बात हम खत्म करेंगे, वो हमारे पास है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब हमारे सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है, क्योंकि हमने जब सर्कुलर मोशन को पढ़ना है तो सिर्फ हमने एंगुलर क्वांटिटीज को पढ़ना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन और उसके अलावा सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन फार्मूला आपको बता देता हूं कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है। इसमें मैस रिप्लेस हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और साथ v की जगह आ जाता है ओमेगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और स्पेसिफिकली आई की जगह पर एम आर स्क्वायर भी यूज होता है, तो हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन। ट्रांसलेशनल के कुछ फार्मूलाज मैं और लिख देता हूं क्योंकि इसने ज्यादा यूज होना है। इसका फार्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लिखा जाए तो वो पी स्क्वायर ओवर 2m होगा। काइनेटिक का फार्मूला इसके अलावा पीवी ओवर 2 भी होता है। याद है ये फार्मूलाज? हमने लास्ट यूनिट में पढ़े थे पी स्क्वायर ओवर 2m और पीवी ओवर 2, और ये दोनों फार्मूलाज किस फॉर्म में है? ये दोनों फार्मूलाज आपके पास मोमेंटम की फॉर्म में है। आज के लेक्चर को मैं क्लोज करूंगा आपसे एक क्वेश्चन से, और क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि काइनेटिक का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है।
काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? अब आंसर आना शुरू हुए। देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होती है एम वी स्क्वायर ओवर आर, और काइनेटिक हमारे पास होता है हाफ टाइम एम वी का स्क्वायर। तो बेसिकली आपने इस फार्मूला को कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, आप दोनों साइड को डिवाइड कर दोगे 2 से। जब दोनों साइड्स को डिवाइड करोगे 2 से, तो यह आ जाएगा एफ सी ओवर 2, और यहां पर आपके पास आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। इसको मैंने अलहदा कर दिया और 1 ओवर आर को अलहदा कर दिया। तो ये हाफ एम वी स्क्वायर क्या है? काइनेटिक एनर्जी। इस आर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आई? दैट इज इक्वल टू एफ सी इंटू आर डिवाइड बाय 2। एफ सी इंटू आर डिवाइड बाय 2, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स आर एंड 2। तो इंशाल्लाह कल यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, और कल हमारे जो टॉपिक हैं ये सारे एनर्जी के और उसके बाद पावर, वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो कल मैं इंशाल्लाह फिर आप लोगों से इसकी जो पीडीएफ है वो भी शेयर कर दूंगा। कल क्लास की ड्यूरेशन में भी थोड़ी सी डिफरेंट हो, थोड़ा अर्ली स्टार्ट करेंगे ताकि हम जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वर्क एनर्जी से रिलेटेड वो कर सकें, और जो आपके क्वेश्चंस हैं वो भी कर सकें। अब नमाज पढ़ें, और 6:15 पे आपके पास दोबारा से क्लास स्टार्ट होगी इंग्लिश की। एक ही बात है बच्चे, राइट साइड को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दें, जैसे राइट साइड को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। यूनिट 1 का पीडीएफ मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज।